दोस्तों, आज की कहानी है बंद मुट्ठी। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था। पूरा परिवार साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था। छुट्टी होने के कारण नाश्ता भी खास बना था। पूरे परिवार को इस तरह हंसते बोलते देख रंजन मन ही मन सोच रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली और बच्चे भी खूब लायक निकले। उनका बेटा स्कूल में था और बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी। खुद का उनका कपड़ों का व्यापार था जो बढ़िया चल रहा था। पहले उनका व्यापार छोटे भाई के साथ साझे में था, पर जब दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी तो बिना किसी मनमुटाव के दोनों भाई अलग हो गए। उनका छोटा भाई राजीव पास ही की कॉलोनी में रहता था और दोनों परिवारों में खासा मेलजोल था। उनकी पत्नी नीता और राजीव की पत्नी रीचा सगी बहनों की तरह रहती थी। रंजन नाश्ता करके बैठे ही थे कि रामाशंकर पंडित आ पहुँचे। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा यजमान से मिलता चलूं। अपने थैले को कंधे से उतारते हुए पंडित जी आराम से सोफे पर बैठ गए। रामाशंकर वर्षों से घर में आ रहे थे। अंधविश्वासी परिवार उनकी खूब सेवा करता था। हमारे अहोभाग्य पंडित जी जो आप पधारे। कुछ ही पल में पंडित जी के आगे नीता ने कई चीजें परोस दी। चाय का कप हाथ में लेते हुए वो बोले, बहू तुम्हारा भी जवाब नहीं। खातिरदारी और आदर सत्कार करना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ तो मैं कह रहा था यजमान, इन दिनों ग्रह जरा उल्टी दिशा में है। राहु केतु ने भी अपनी दिशा बदली है। ऐसे में अगर ग्रह शांति के लिए हवन कराया जाए तो बहुत फलदायी होता है। बर्फी के टुकड़े को मुंह में रखते हुए पंडित जी बोले, आप बस आदेश दें पंडित जी, आप तो हमारे शुभचिंतक हैं। आपकी बात क्या हमने कभी टाली है? अगले रविवार करवा लेते हैं। जो सामान व खर्च आएगा वह आप बता दें। रंजन की बात सुन पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। लंबी चौड़ी लिस्ट देकर और कुल 10,000 का खर्चा बतावे निकल गए। इसके 2 दिन बाद दोपहर में पंडित जी रंजन के भाई राजीव के घर बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। आपको आपके भाई ने तो बताया होगा कि वे अगले रविवार को हवन करवा रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। नहीं तो पंडित जी, मुझे नहीं पता। क्यों रीचा, क्या भाभी ने तुम्हें कुछ बताया है इस बारे में? अपनी पत्नी की ओर उन्होंने सवालिया नजरों से देखा। नहीं तो कल ही तो भाभी से मेरी फोन पर बात हुई थी, पर उन्होंने इस बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया। कुछ खास हवन है क्या पंडित जी? रीचा ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल वे इसलिए हवन कराने के लिए कह रहे थे ताकि कामकाज में और तरक्की हो। छोटी बहू, तुम तो जानती हो हर कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। आप लोगों का व्यापार क्या कम फैला हुआ है उनसे? पर आप लोग जरा ठहरे हुए लोग हैं, इसलिए जितना है उसमें खुश रहते हैं। बड़ी बहू का बस चले तो हर दूसरे दिन पूजा पाठ करवा लें। उन्हें तो बस यही डर लगा रहता है कि किसी की बुरी नज़र ना पड़ जाए उनके परिवार पर। अपनी बात को चाशनी में भिगो कर पंडित जी ने उनके सामने परोस दिया। उनके कहने का अंदाज इस तरह था कि राजीव और ऋचा को लगे कि शायद यह बात उन्हीं के संदर्भ में कही गई है। हमें क्या पड़ी है नज़र लगाने की? हम क्या किसी से कम हैं? ऋचा को गुस्से के साथ हैरानी भी हो रही थी कि जिस जेठानी को वह बड़ी बहन का दर्जा देती है और जिससे दिन में 1-2 बार बात न कर ले उसे चैन नहीं पड़ता, वह उनके बारे में ऐसा सोचती हैं। पंडित जी, आपकी कृपा से हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर आप कहते हैं तो हम भी पूजा करवा लेते हैं। एक मिठाई का डिब्बा और 501 रुपये उन्हें देते हुए राजीव ने कहा, उन्हें 15,000 रुपये का
खर्चा बता और उनके गुणगान करते पंडित जी तो वहां से चले गए। पर राजीव और ऋचा के मन में भाई भाभी के प्रति एक कड़वाहट भर गए। मन ही मन पंडित जी सोच रहे थे कि इन दोनों भाइयों को मूर्ख बनाना आसान है, बस कुनैन की गोली खिलाते रहना होगा। अगले रविवार जब रंजन के घर वे हवन करा रहे थे तो नीता से बोले, बड़ी बहू मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। देखो ना क्या जमाना आ गया है। तुम लोगों ने हवन कराने की बात की तो राजीव भैया मेरे पीछे पड़ गए कि हम भी आज ही पूजा करवाएंगे। बताया तो होगा छोटी बहू ने इस बारे में? नहीं पंडित जी, ऋचा ने तो कुछ नहीं बताया। नीता उसके बाद काम में लग गई, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ऋचा उससे यह बात छिपा गई। जब उसने उन्हें हवन पर आने का न्योता दिया था तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि रविवार को तो उसके मायके में एक समारोह है और वहां जाना टाला नहीं जा सकता। हालांकि तब नीता को इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि आज तक ऋचा बिना उसे साथ लिए मायके के किसी समारोह में नहीं गई थी, तो इस बार अकेली कैसे जा रही है। पर यह सोचकर कुछ नहीं बोली थी कि हर बार हो सकता है साथ ले जाना मुमकिन न हो। ऋचा के झूठ से नीता के मन में एक फांस सी चुभ गई थी। 2 दिन बाद नीता मंदिर गई तो आशीष देते हुए पंडित जी बोले, आओ बड़ी बहू, भक्तन हो तो तुम्हारे जैसी। कैसे सेवा भाव से उस दिन भोजन खिलाया था और दक्षिणा देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छोटी बहू ने तो 2 चीजें बनाकर ही निपटारा कर दिया और दक्षिणा में भी सिर्फ 251 रुपये दिए। मैं तो कहता हूँ कि पैसा होने से क्या होता है, दिल होना चाहिए। तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। बड़ी बहू तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। उसके बाद नीता ने तुरंत 501 रुपये निकालकर पंडित जी की पूजा की थाली में रख दिए। कुछ दिनों बाद जब ऋचा मंदिर आई तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। छोटी बहू तुम आती हो तो लगता है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हो गए हैं। कितने प्रेम भाव से तुम सब काम करती हो। तुम्हारे घर पूजा करवाई तो मन प्रसन्न हो गया, कहीं कोई कमी नहीं थी। और बड़ी बहू के हाथ से तो पैसा निकलने का नाम ही नहीं लेता। हर सामग्री तोल तोल कर रखती हैं। तुम दोनों बहुओं के बीच क्या कोई कहा सुनी हुई है? बड़ी बहू तुमसे काफी नाराज लग रही थी, काफी कुछ उल्टा सीधा भी बोल रही थी तुम लोगों के बारे में। ऋचा ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, पर उस दिन के बाद से दोनों परिवारों में बातचीत कम हो गई। कहाँ दोनों परिवारों में इतना अपनापन और प्रेम था कि दोनों भाई और देवरानी जेठानी जब तक 1-2 दिन में एक दूसरे से मिल ना लें उन्हें चैन नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे से कटने लगे थे। पंडित जी इस मनमुटाव का फायदा उठा जब तक किसी न किसी भाई के घर पहुंच जाते और कोई न कोई पूजा करवाने के बहाने पैसे ऐंठ लेते। साथ में कभी खाना तो कभी मिठाई, वस्त्र अपने साथ बांध कर ले जाते। नीता ने एक दिन उन्हें हलवा परोसा तो वे बोले, वाह क्या हलवा बनाती हो बहू। छोटी बहू ने भी कुछ दिन पहले हलवा खिलाया था, पर उसमें शक्कर कम थी और मेवा का तो नाम तक नहीं था। जब भी उससे तुम्हारी बात या प्रशंसा करता हूँ तो मुंह बना लेती है। क्या कुछ झगड़ा चल रहा है आपस में? यह तो बहू सब संस्कारों की बात है जो गुरु और ब्राह्मणों की सेवा से ही आते हैं। अच्छा चलता हूँ, आज रंजन भैया ने दुकान पर बुलाया है। कह रहे थे कि कहीं पैसा फंस गया है, उसका उपाय करना है। धीरे धीरे पंडित जी दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट पैदा करने में तो कामयाब हो ही गए, साथ ही उन्हें भ्रमित कर मन चाहे पैसे भी ऐंठ लेते। एक दूसरे की सलाह पर काम करने वाले भाई जब अपनी अपनी दिशा चलने लगे तो व्यापार पर भी इसका असर पड़ा और कमाई का एक बड़ा हिस्सा पंडित द्वारा बताए
उपाय और पूजा पाठ पर खर्च होने लगा। नीता और ऋचा जो अपने सुख दुख बांट गृहस्थी और दुनियादारी कुशलता से निभा लेती थी, अब अपने अपने ढंग से जीने का रास्ता ढूंढने लगी, जिसके कारण उनकी गृहस्थी में भी छेद होने लगे। पहले कभी पति पत्नी के बीच शिकवे शिकायत होते थे तो दोनों आपसी सलाह से उसे सुलझा लेती थीं। अक्सर नीता राजीव को समझा देती थी कि वह ऋचा से गलत व्यवहार न किया करे, या फिर ऋचा को ही सही सलाह दे दिया करती थी। बंद मुट्ठी के खुलते ही रिश्तों के साथ साथ धन का रिसाव भी बहुत शीघ्रता से होने लगता है। बेशक दोनों परिवार अलग रहते थे, पर मन से वे कभी दूर नहीं थे। अब उनके बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि एक की बर्बादी की खबर दूसरे को आनंदित कर देती। वे सोचते उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। धीरे धीरे उन दोनों का ही व्यापार ठप होने लगा और आपसी प्यार व विश्वास की दीवारें गिरने लगी। उनके बीच दरारें पैदा कर और पैसे ऐंठ कर पंडित जी ने एक फ्लैट खरीद लिया और घर में हर तरह की सुविधाएं जुटा ली। उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे। जब पंडित जी ने देखा कि अब दोनों परिवार खोखले हो गए हैं और उन्हें देने के लिए उनके पास धन नहीं है, तो उनका आना जाना कम होने लगा। अब राजीव और रंजन उन्हें सलाह लेने के लिए बुलाते तो वे काम का बहाना बना टाल जाते। आखिर उन्हें तो अपनी कमाई का और कोई जरिया ढूंढना था। इसलिए बहुत जल्दी ही उन्होंने दवाइयों के व्यापारी मनक अग्रवाल के घर आना जाना आरंभ कर दिया। क्या बताऊं यजमान, कैसा जमाना आ गया है। आप कपड़ा व्यापारी भाई रंजन और राजीव भैया को तो जानते ही होंगे। कितना अच्छा व्यापार था दोनों का, पैसों में खेलते थे। पर विडंबना तो देखें, दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आपसी लड़ाई झगड़ों के चलते व्यापार तो लगभग ठप ही समझो। आप भी तो हैं, कितना स्नेह है तीनों भाइयों में। अगल बगल 3 कोठियों में आप लोग रहते हो, पर मजाल है कि आपके दोनों छोटे भाई आपकी कोई बात टाल जाएं। यहाँ आकर तो मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर इसी तरह बनी रहे। काजू की बर्फी के 2-3 पीस एक साथ मुंह में रखते हुए पंडित जी ने कहा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सेठ मनक अग्रवाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, वह तो हमेशा आपके साथ है। मेरी मानो तो इस रविवार लक्ष्मी पूजन करवा लो, जैसी आपकी इच्छा। कहकर मनक अग्रवाल ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। वहां से कुछ देर बाद जब पंडित जी निकले तो उनके हाथ में काजू की बर्फी का डब्बा और 2100 रुपये का एक लिफाफा था। आने वाले रविवार को तो तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। इसी का हिसाब किताब लगाते पंडित जी अपने घर की ओर बढ़ गए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी और आंखों से धूर्तता टपक रही थी। बस उन्हें तो अब तीनों भाइयों की बंद मुट्ठी को खोलना था। उनका हाथ जेब में रखे लिफाफे पर गया। लिफाफे की गर्माहट उन्हें एक सुकून दे रही थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।